everyone. Today we discuss lesson number first history and keep it continue. आज जो हम रीड करेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 एंड 1848 की जो क्रांति हुई, इसे फर्स्ट में हमने रीड की नेपोलियन की जो क्रांति थी, कब से कब तक कैसे उसने शासन किया। लेकिन इसके बाद 1830 से 48 के बीच में किस प्रकार की जो क्रांति है, एक चेंज जो आता है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, वो यहाँ हम रीड करने वाले हैं। एज कंजर्वेटिव रिजम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट। तो इसमें हम क्या है कि जो जर्मन और इटालियन, इटली और जो जर्मन वाले यूरोप का एरिया था, और यूरोप की इसके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर राष्ट्रवादी भावना जो है वो पनपने लगी, उदारवादी राष्ट्रीय भावना जो है वो पनपने लगी थी, और सभी ने क्या है एकजुट होकर इन भावनाओं को फैलाया। अब नेशनलिज्म कोई एक व्यक्ति की फीलिंग थोड़ी होती है, बहुत सारे या पूरा देश मिलकर जब इस प्रकार की फीलिंग करता है और उसके लिए काम करता है तो उसको हम नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद या एक ऐसी भावना जो पूरे देश के लिए काम करें। द प्रोविंसी ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, ये इसमें इंक्लूड थे। दिस रिवोल्यूशन वर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerk, members of the commercial middle classes। तो इनमें जो क्रांति हुई उदारवादी राष्ट्रवादियों के साथ साथ जो हमारा मध्य वर्ग, शिक्षित वर्ग था, वो इसमें इंक्लूड था। टीचर, प्रोफेसर, क्लर्क और भी आपके जो मध्य वर्ग व्यापारी थे, वो सभी इसमें एकजुट होकर हिस्सा ले रहे थे। द फर्स्ट अनहैप्पियल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में जो फ्रांस है उसमें ये इस प्रकार की घटना होती है। द बूर्बो किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 के बाद क्या था कि जो नेपोलियन है उनकी डेथ हो जाती है, और जो बूर्बो वंश थे फ्रांस में, वो अपने पावर को क्या करते हैं इस दौरान रिस्टोर करके रखते हैं। अब उसको रिएक्शन में लेके आएंगे, यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप्स एट द हेड। यानी वो क्या करते हैं, एक अपना संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं जिसके हेड जो है लुइस फिलिप होते हैं। व्हेन फ्रांसिस मेटरनिक, ये अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे, मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड। जो मेटरनिक हैं इन्होंने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो जो बाकी का यूरोप है उसको खांसी जुकाम हो जाता है। इतना पावरफुल उस टाइम को माना गया। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। इस प्रकार से जो क्रांति है वो ब्रुसेल्स से, बेल्जियम की कैपिटल है, जो यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड तक जो है ये फैल जाती है जुलाई तक। एन इवेंट दैट मोबाइलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके साथ साथ जो राष्ट्रवादी थे, जो उनकी फीलिंग्स थी कि हम अपने कंट्री को जो स्वतंत्र चाहते थे, इसके लिए जो ग्रीक वॉर है वो भी होता है यूरोप में। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो ग्रीक है वो ओटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था सिंस द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। तो जो राष्ट्रवाद की भावना थी यूरोप में वो फैलने लगी अपनी स्वतंत्रता के लिए, जो ग्रीक है वो 1820 तक। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल। जो राष्ट्रवादी थे और जो ग्रीक के जो लोग जेल में थे उनसे भी उनको सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, जो पश्चिमी हिस्से यूरोप का था वहाँ से मिला। हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर,
जो कि पुरानी यूरोप की ग्रीक की कल्चर थी उसके प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई और उनको कोऑपरेट किया। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लव्ड ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोइट थे, कवि थे और कलाकार थे, उन्होंने अपनी कलाओं के माध्यम से यूरोपीय सभ्यता को इस ग्रीक का पालना कहा है एंड मोबिलाइज पीपल पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। और उन्होंने जो मोबाइलाइज्ड पर्सन थे, इधर से उधर जो आई हुई जनता थी, उनको सपोर्ट किया कि वो एक मुस्लिम साम्राज्य के प्रति उनका सहयोग करें। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। जो पोइट हैं इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, ये फंड बनाते हैं जहाँ पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे का यूज़ करते वो मतलब लड़ाई में चले जाते हैं। वेर ही डाइड फीवर इन 1821 में इनकी डेथ हो जाती है बुखार के कारण। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कस्तूनतुनिया ऑफ 1832 ऑर्गेनाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो जो कस्तूनतुनिया की संधि के तहत 1832 में जो ग्रीक है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो घोषित कर दिया जाता है। दी रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। रोमानी जो है वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से राष्ट्रवादी फीलिंग्स जो है कैसे फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सुनते हैं पोएम या सॉन्ग, अगर वो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद से संबंधित होते हैं तो इट मीन्स हमारे अंदर वैसे ही फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेररिज्म एक्सप्रेशन। जो राष्ट्रवाद विकास की भावना है वो केवल लड़ाइयों से और क्षेत्रों का विस्तार से नहीं आती। कल्चरल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो इसको डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमारे राष्ट्र के विचार कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आर्ट है, हमारी पोइट्री है, स्टोरी है, म्यूजिक है, तो इन सब के माध्यम से हम नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को इससे मोटिवेट कर सकते हैं। रोमांटिज्म ए कल्चरल मोमेंट विच साउट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो जो रोमानियावादी थे उनकी जो ये संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति थी, उसके लिए उन्होंने विकास के लिए एक अपना मूवमेंट चलाया। रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोइट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किसको, जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड माइथिकल फीलिंग्स। तो उन्होंने इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए रोमानवादी फीलिंग्स को, इमोशन, जब हम इमोशनली किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम संस्थाएं स्थापित करते हैं, फिर कोई कहानी, गीत, आध्यात्मिक बुक्स जो हम पढ़ते हैं तो इससे हमारी फीलिंग्स पर काफ़ी इफेक्ट होता है। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेस ऑफ ए नेशन। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमें प्रभावित करती हैं कि हमारे लोगों का जो खान पान, रहन सहन, हेरिटेज जो हमारे क्या होते हैं, विरासत, वो कैसी थी, कल्चरल जो पास्ट हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी ने किस प्रकार की कल्चर को फॉलो किया, वही हमारे लाइफ में देखने को मिलती है और ये किसी भी राष्ट्र का एक आधार का काम करती है। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन philosophers John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। तो जो एक पोइट हैं, जर्मन के फिलोसफर, दार्शनिक हैं, इन्होंने क्या कहा है कि जो जर्मन कल्चर है वो क्या है, खोज की गई है, किसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, आम जनता में। दास फोल्क, इट वॉज थ्रो फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोइट्री, फोल्क डांस दैट टू सेपरेट ऑफ नेशन। जो हमारे देसी खाना, पहनावा, सॉन्ग ये होती है ना बेटे, इसमें हमारी जो फीलिंग्स होती है वो 100% श्योर होती है। जैसे हम हरियाणा के हैं तो इट मीन्स हम अपनी फीलिंग्स को वहाँ मेजर कर सकते हैं जब हम अपने देसी खान पान, रहन सहन और पहनावे की बात करते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम फोल्क कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। किसी भी राष्ट्र का निर्माण हमें करना है तो जो हमारा देसी खान पान, मातृत्व भाषा जो भी है, उन सब की रिकॉर्डिंग, उन सब की कलेक्टिंग हमारे पास होना ज़रूरी है। यही रीज़न होता है कि हम राष्ट्रवाद की भावना से भर जाते हैं।
इसलिए आपको नाना नानी दादा दादी आपके पास्ट की अपने पास्ट की वो कहानी बताते हैं ताकि आप उन लोग वहाँ तक जुड़े रहें. They emphasize on a vernacular language and the collection of local folklore was not just to recur an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were मोस्टली इलिटरेट. तो इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या थी, एक विशेष लैंग्वेज जो उस पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती थी. इसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय लोरी, ठीक है, छोटे बच्चों को हम सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं. इनके अतिरिक्त वहाँ पर जो हम आधुनिक राष्ट्रवाद का मैसेज फैलाना चाहते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को क्या करें, ऑडियंस सुनाएं और उनको अपनी बातें पहुँचाएँ. क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका आज भी क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, वो लोग बुक नहीं पढ़ सकते. तो इट मीन्स उन तक ये बातें, ये फीलिंग्स पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनाएंगे, वो ऑडियंस की तरह हमारी बातें सुनेंगे. नेक्स्ट है हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में इसका एंड हो जाता है. बाय द ग्रेट पावर रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, इनमें डिवाइड हो जाते हैं. इवन दो पोलैंड टू लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, यहाँ तक कि जो पोलैंड है वो लंबे समय तक क्या है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहता है. नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो जो उनकी राष्ट्रवाद की भावना थी वो संगीत और भाषाओं के माध्यम से उन्होंने फैलाई. कार्लो कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज opus and music, turning folk dance like the Polonesia and Mazurk into national symbols. तो उन्होंने ये लैंग्वेज के नेम है, राष्ट्रीय संघर्ष को ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट किया और संगीत के माध्यम से, लोरी के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से लोगों को वो चीज़ पहुंचाई, जिसके कारण माजरूक जो थे वो राष्ट्रीयवाद के एक सिंबल के रूप में प्रयोग किए जाने लगे. फॉर एग्जांपल जैसा कि हम अपने देशभक्ति गीत सुनते हैं तो इट मीन्स 100% नहीं बट बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए. लैंग्वेज टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल. तो इसमें क्या है कि जो लैंग्वेज है किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि रशियन ऑक्यूपेशंस द पोलिश लैंग्वेज वॉर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, कि यहाँ से जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको हटाकर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज यानी थोपा जाता है. 1831 में यहाँ पर आर्मी रिविलियंस होते हैं रशियन के, और जिसके कारण उनके बीच में क्लैश, लड़ाई झगड़ा हो जाता है. फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लेजी ऑफ पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन. इन्होंने क्या किया, फिर लैंग्वेज को लेके ही लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर दिया, एक हथियार की तरह लैंग्वेज को यूज़ किया. पोलिश वॉज यूज चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. पोलिश भाषा का प्रयोग जैसे चर्च होती हैं, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, और धार्मिक अनुदेशन के लिए किया जाने लगा. इसका रिजल्ट क्या रहा कि ज़्यादातर जो वहाँ पर प्रीस्ट थे और बिशप थे उन्होंने जेल में डाल दिया गया और सिवेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज ए पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन. और जो वहाँ के जो मैसेज देते थे, उपदेश देते थे, उनको सज़ा दी गई, या तो वो रशियन लैंग्वेज में अपना स्पीच देंगे या फिर उनको सज़ा दी जाएगी. इस प्रकार से जो पोलिश लैंग्वेज थी वो एक स्ट्रगल के संघर्ष के रूप में उसको देखा जाने लगा, क्योंकि जो रशियन लैंग्वेज थी वह वहाँ पर डोमेन्स मतलब ज़्यादातर उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इसीलिए पोलिश लैंग्वेज का वेटेज कम दी जाती थी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.